मोदी योगी हर जगह का हाँ सर। फर्क फोटो खर्चा फोटो खर्चा फोटो भी फर्क पे भी इन्होंने खाद का कट्टा की बख्शा था ये और क्या पता है। असना का कट्टा तो पक्का है नहीं फर्क पे भी आना पहले भी वो मतलब बड़ी करवाई थी हाँ हैं? फोटो खर्चा 1 मिनट का सारे सोशल अब मैं पानी करूँ मैं कौन सा बोल रहा दरोगा जी बोल रहा कौन सा दरोगा मैं फिर हमने जाना कि आंसर लर्निंग में मशीन बिना किसी लेबल या बिना किसी आंसर के डेटा में छिपे क्लस्टर्स को खोजती है। और फिर हमने जाना थर्ड टाइप ऑफ मशीन लर्निंग यानी रीइंफोर्स्ड लर्निंग। इसमें मशीन अपने अनुभव से सीखती है, हिट एंड ट्रायल से सीखती है, रिवॉर्ड और पेनल्टी से सीखती है। यानी अपनी हर गलती और अपनी हर सही अटेम्प्ट इन दोनों से बराबर सीख पाती है। अब सवाल ये है कि ये मशीनें उस सीख को असली निर्णय या किसी ऑपरेशन यानी कार्य में कैसे बदलती हैं। ये सारे पैटर्न्स और डेटा आखिरकार काम कैसे करते हैं और हमारे लिए यूजफुल आउटपुट कैसे जनरेट करते हैं। ये सब का उत्तर जानने के लिए हमें समझना होगा एल्गोरिथम्स को। शायद आपने ये शब्द पहले भी सुना होगा। एल्गोरिथम्स असल में स्टेप बाय स्टेप तरीके होते हैं जो मशीन को किसी समस्या को हल करने में मार्गदर्शन देते हैं। एक तरह की गाइडलाइन होते हैं। इन्हें आप रेसिपीज की तरह समझ सकते हैं। साफ निर्देश जो मशीन को बताते हैं कि डेटा से सीखी गई जानकारी के आधार पर अगला कदम क्या होगा। मशीन लर्निंग में 3 मुख्य प्रकार की एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल होता है। इनमें से पहला है डिसीजन ट्री। जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं और तय करते हैं कि आज क्या पहनना है। आप खुद से सवाल पूछते हैं, बाहर देखते हैं क्या बारिश हो रही है। अगर बारिश का जवाब हाँ है तो आप शायद रेनकोट लेके चलेंगे बाहर। और अगर इस सवाल का जवाब है नहीं तो अगला सवाल आएगा कि क्या ठंड पड़ रही है। अगर ठंड पड़ने का जवाब है हाँ तो आप शायद स्वेटर या कोई जैकेट पहन के जाएंगे। अगर इसका जवाब भी नहीं है तो आपको पता है कि बाहर ना बारिश है ना सर्दी है, थोड़ी गर्मी है, इसलिए आप शायद एक टी शर्ट में ही काफी महसूस करेंगे। यानी हर यस और नो के आधार पर आपको एक नए रास्ते में जाना होगा। यही एल्गोरिथम है और यही असल में डिसीजन ट्री करता है। एक पेड़ की संरचना को इमेजिन कीजिए जिसमें हर शाखा पर सवाल है और हर पत्ते पर एक निर्णय। तो डिसीजन ट्री में मशीन डेटा से सवाल पूछती है, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटती है और अंत में एक प्रेडिक्शन या डिसीजन तक पहुंच जाती है। उदाहरण के लिए हेल्थ केयर में एक डिसीजन ट्री ऐसे ही काम कर सकता है। पहला सवाल हो सकता है कि क्या मरीज को बुखार है। अगर हाँ है तो कोई ब्रांच में जाते हुए अगला सवाल पूछेगी कि क्या सांस लेने में भी दिक्कत है। अगर इस ब्रांच पर आंसर आता है नहीं तो अगली ब्रांच में जाएगी और पूछेगी क्या कोई रैश है। हर सवाल मरीज की स्थिति को और स्पष्ट करता जाता है और सही डिसीजन यानी सही पत्ते तक पहुंचने में मदद करता है। मेरे में भी अगर किसी डॉक्टर के पास मरीज आता है तो वो ऐसे ही सवाल करता है, बुखार है या नहीं, बुखार है तो कितना है, कितने बजे आता है और खांसी आती है कि नहीं आती है, आती है तो ड्राई होती है या नॉन ड्राई खांसी होती है। और इसी प्रक्रिया को यूज करके डायग्नोसिस आसान और तेज होता है। तो डिसीजन ट्री असल में कोई कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है ही नहीं, इसको हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। ये वही सामान्य प्रक्रिया है जो हम अपनी जिंदगी में अपना रहे हैं, बस मशीन इसे बड़े पैमाने पर कर पाती है और ये काम हमसे काफी तेज कर लेती है।
अब बात करते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा प्रकार क्या है। इसका नाम है क्लस्टरिंग। चलिए चलिए इसे इसे समझने समझने के के लिए लिए एक एक बड़ा सा डिब्बा इमेजिन करिए। इसमें इसमें अलग 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 तरह तरह की की कैंडीज कैंडीज भरी भरी है, है, टॉफीज भरी है। तेरा कुछ नहीं। आप आप उसे उसे मेज मेज पर पर निकालते निकालते हैं और और छांटना छांटना शुरू शुरू करते करते हैं। चॉकलेट्स चॉकलेट्स एक एक तरफ, तरफ, च्युइंग च्युइंगम्स गम्स दूसरी तरफ और और मिंट्स मिंट्स अपनी जगह। यानी यानी आपने आपने खुद ही चीजों को नेचुरल नेचुरल ग्रुप्स ग्रुप्स में में बांट दिया। बस बस यही यही है क्लस्टरिंग। डेटा डेटा को को बिना किसी प्री डिफाइंड लेबल के उनके आपसी समानताओं के आधार पर समूहों में बांटना। अच्छा है। मशीन भी यही करती है। जब उसे पता नहीं होता कि डेटा किस श्रेणी का है, तो वो हिडन पैटर्न्स खोजती है और समान यानी अलाइक चीजों को एक साथ रख देती है। इससे और अच्छे से समझा जा सकता है। चलिए कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप मेरठ में एक चाय की दुकान चलाते हैं। आपके पास रोज बहुत सारे अलग अलग ग्राहक आते हैं। मशीन अगर उन्हें क्लस्टरिंग से एनालाइज करती तो शायद उसे 3 क्लस्टर दिखे। पहला, वो लोग जो सुबह सुबह कॉलेज या ऑफिस जाते समय चाय पीते हैं आपके, ये लोग लॉयल कस्टमर्स हैं और फ्रीक्वेंट बायर्स हैं। दूसरा दूसरा क्लस्टर कस्टमर है जो इधर उधर से भटकते हुए गुजरते हुए कभी कभार रुक जाते हैं आपकी दुकान का बोर्ड देखकर, यानी ये वन टाइम शॉपर्स हैं। और फिर एक दूसरा क्लस्टर है, वो ग्राहक जो केवल एग्जाम के समय आते हैं, जब पूरी रात जागकर पढ़ाई करनी होती है, तब उस समय ये लोग आपकी चाय की दुकान पर भारी मात्रा में चाय पीते हैं। यानी ये सीजनल या सेल्स टाइम के बायर हैं। ये हमेशा नहीं आते, लेकिन एक सीजन में वो आते हैं। इसी तरह एक कपड़े की दुकान की बात करते हैं, वहाँ पर भी हम क्लस्टरिंग कर सकते हैं। अब उस पे अगर हम क्लस्टरिंग की एल्गोरिथम रन करें तो हमें तो पता हमें लगेगा कि कौन रेगुलर चीज खरीदता है, कौन सिर्फ फेस्टिव सीजन यानी दिवाली होली आता है, नए साल में आता है, और कौन है जो आता तो कभी कभी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लग्जरी ब्रांड्स को ढूंढता है। उसको खर्च करने की चिंता नहीं है, पैसे बहुत है उसके पास। तो क्लस्टरिंग असल में वही काम है जो हम अक्सर बिना सोचे समझे करते ही रहते हैं। चीजों के स्वभाव, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर अलग अलग क्लस्टर्स में डाल देते हैं। मशीन इसे बड़े स्तर पे करता है, बहुत सारे डेटा को बहुत कम टाइम में एनालाइज करता है और हमें ग्राहक व्यवहार, पैटर्न और इनसाइट्स समझने में मदद करता है। इसी क्लस्टरिंग के आधार पर Amazon कस्टमर्स को क्लस्टर करता है, इसी आधार पर Netflix एक जैसी मूवी देखने वालों को क्लस्टर करता है। तो अब आते हैं हमारी मशीन लर्निंग की तीसरी महत्वपूर्ण एल्गोरिथम पर, और इसका नाम है रिग्रेशन। सोचिए आप एक बगीचे में बैठे हैं और अलग अलग पौधे देख रहे हैं। आपको पौधे देखने का शौक है। आप नोटिस करते हैं कि कुछ पौधों को अक्सर ज्यादा पानी चाहिए होता है। धीरे धीरे आप एक पैटर्न को समझने लगते हैं। जितनी हाइट बढ़ती है, पौधों की पानी की जरूरत उतनी बढ़ती है। रिग्रेशन मशीन को ऐसे ही संबंधों को समझने, यानी ऐसे रिलेशंस को अंडरस्टैंड करने और उन्हें एक मैथमेटिकल फॉर्मूला के रूप में एनालाइज करने में मदद करता है। यानी इन दोनों के बीच में वो एक मैथमेटिकल इक्वेशन बना देता है। यानी अगर मशीन को कोई नया पौधा दिखे तो वो उसकी हाइट देखकर अनुमान लगा लेता है कि उसे लगभग कितना पानी चाहिए होता है। अब रियल वर्ल्ड में यही रिग्रेशन कई जगहों पर काम आता है, हम ही करते हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस में भी रिग्रेशन है। तो रिग्रेशन हमें ये सिखाता है कि वेरिएबल्स के बीच में संबंध कैसे काम करते हैं। अगर अब 3 अलग अलग एल्गोरिथम्स को हम साथ में देखें, यानी डिसीजन ट्री, क्लस्टरिंग और रिग्रेशन, लेकिन असल दुनिया में ये एल्गोरिथम अक्सर में अकेले काम करते नहीं है। ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक साथ एक मशीन लर्निंग प्रोसेस को असली ताकत देते हैं। चलिए वापस आते हैं अपने फेवरेट एग्जांपल नेटफ्लिक्स पर। ये वो प्लेटफॉर्म है जिससे आप सब बहुत फेमिलियर हैं। जब आप नेटफ्लिक्स पर कुछ भी खोलते हैं तो सबसे पहले मशीन आपके जैसे दूसरे यूजर्स को ढूंढती है, और ऐसे हजारों यूजर्स हैं। आप उनको जानते नहीं हैं, शायद आपके देश में भी नहीं है। कोई ग्रुप ऐसा होगा जो पेट्रियोटिक मूवी देखना पसंद करता है। कोई ग्रुप ऐसा होगा जो बॉलीवुड मूवीज में ऊपर रहता है, किसी को पुरानी मूवीज पसंद आती है, और कोई ग्रुप तो क्रिकेट, डॉक्यूमेंट्रीज और स्पोर्ट्स सीरीज बस इसी में लगा रहता है।
ये ग्रुपिंग मशीन क्लस्टरिंग से करती है, यानी एल्गोरिथम नंबर 2 क्लस्टरिंग। बिना किसी लेबल के बस डेटा देखकर ये हिडन पैटर्न्स पहचान लेती है और यूजर्स को अलग-अलग क्लस्टर्स में बांट देती है। अब इसके बाद नेटफ्लिक्स के सामने ये सवाल आता है कि आपको कौन सा शो रेकमेंड किया जाए। यहाँ पर नेटफ्लिक्स अपनी एल्गोरिथम बदल देती है और क्लस्टरिंग आउट, डिसीजन ट्री इन। और अब डिसीजन ट्री काम आएगा। सिस्टम आपकी मूवी व्यूइंग हैबिट्स को एक सवाल की तरह एनालाइज करती है। क्या आपने पिछले हफ्ते में कोई साइंस फिक्शन मूवी देखी थी? यस और नो। क्या आप वीकेंड पे बिंज वॉचिंग करते हैं? बड़ा समय है आपके पास, आप घंटों नेटफ्लिक्स ही देखते रहते हैं? यस या नो। क्या आप ज्यादातर स्क्रीन टाइम रात में होता है आपका, या सुबह उठते ही नेटफ्लिक्स चालू? यस और नो। सुबह या रात? उसका दोनों। इन सवालों के जवाब नेटफ्लिक्स को ये तय करने में मदद करते हैं कि क्लस्टर्स जो बन चुके थे मूवीज के, उनमें से सबसे पहले कौन से रिकमेंडेशन आपके सामने किस ऑर्डर में रखी जाए। और जब ये फैसला हो जाता है कि कौन सा शो आपके सामने दिखाया जाएगा, क्या आप इस पर क्लिक करें और व्यू करना शुरू करें, तब नेटफ्लिक्स तीसरा हथियार का इस्तेमाल करता है, यानी रिग्रेशन। रिग्रेशन नेटफ्लिक्स को ये अंदाजा लगाने में मदद करता है कि आपके उस शो पर क्लिक करने के चांसेस, पॉसिबिलिटी कितने हैं। अगर आपने पिछले 3 घंटे लगातार एक्शन मूवी देखी है तो रिग्रेशन मॉडल ये कैलकुलेट कर लेता है कि किसी नए एक्शन शो पर आपकी क्लिक करने की प्रोबेबिलिटी और आपके टाइम लगाने की प्रोबेबिलिटी 80% है। यानी नेटफ्लिक्स का पूरा रिकमेंडेशन इंजन तीनों एल्गोरिथम्स को एक साथ हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है, टीम के रूप में साथ लेता है और आपको अपनी फेवरेट मूवी दिखाने की कोशिश करता है। क्लस्टरिंग आपके जैसे यूजर्स को ढूंढता है। डिसीजन ट्री ये तय करता है कि आपके लिए उस वक्त उस समय कौन से रिकमेंडेशन सबसे उपयुक्त है आपकी करंट व्यूइंग हैबिट के हिसाब से। और रिग्रेशन ये एस्टिमेट करता है कि आप उसकी बताई हुई रिकमेंडेशन को स्वीकार करने वाले हैं या नहीं, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो आपने देखा कि कैसे नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म इन तीनों एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करके हमारे चॉइसेस और एक्सपीरियंस दोनों को शेप करते हैं। इसी प्रकार से यूट्यूब भी काम करता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट तक ही सीमित नहीं है। आज हर जगह यही एल्गोरिथम्स हमारी जिंदगी चला रही है। हॉस्पिटल में अगर कोई डॉक्टर सही दवा चुन पाता है तो उसके पीछे भी मशीन लर्निंग का डिसीजन ट्री काम कर रहा होता है। बैंक जब ये तय करता है कि किसे लोन देना है, किसे नहीं देना है, किस इंटरेस्ट रेट में देना है, तो रिग्रेशन उसकी मदद कर रहा होता है। ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हमें वही प्रोडक्ट दिखाती हैं जो हमारी जरूरत और बजट से मेल खाते हैं, यानी क्लस्टरिंग के एल्गोरिथम बैकग्राउंड में काम कर रहे होते हैं। और सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स, वेदर फोरकास्टिंग, एग्रीकल्चर से लेकर के अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन, हर जगह ये सारी तीनों प्रकार की एल्गोरिथम्स साइलेंटली हमारी दुनिया को बेहतर और स्मार्टर बना रही है। मेरठ की गलियों से लेकर सिलिकॉन वैली की रिसर्च लैब तक मशीन लर्निंग आज मानवता के हर कदम पर उसके साथ है। और शायद आने वाले कल में भी आप में से ही कोई एल्गोरिथम्स को डिजाइन करके दुनिया में अगला बड़ा बदलाव लाने वाला है।